स्वागत है आप लोग का यूपीपीएससी मेंटर ग्रुप पे। आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कशन करने जा रहे हैं जिसमें बहुमत के प्रकार देखेंगे। बहुमत कितने प्रकार का होता है उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो देखो बहुमत कितने प्रकार का होता है। बहुमत को अगर देखा जाए तो तीन प्रकार से हो सकता है। एक तो साधारण बहुमत, और एक होता है प्रभावी बहुमत, और तीसरा होता है विशेष बहुमत। विशेष बहुमत, ठीक है, यही तीन प्रकार हैं और तीनों प्रकार को हम लोग बारी बारी से देखेंगे, डिस्कशन करेंगे इस पे कि कौन सा बहुमत कहाँ प्रयोग किया जाता है। यहाँ से क्वेश्चन आता है ना, बेसिकली कहाँ से, विशेष बहुमत से आता है, तो क्वेश्चन गलत हो जाता है, थोड़ा सा माइनर डिफरेंस की वजह से हो जाता है। बहुत लोगों को तो ये नहीं पता होगा कि प्रभावी बहुमत क्या होता है। प्रभावी बहुमत के बारे में ही पूछ दे तो यहाँ पे धराशायी हो जाएंगे। ठीक है, तो तैयारी करने का मतलब है कि ओवरऑल विजन रखना है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है उसके बारे में। ठीक है ना, तो अब चलते हैं पहला आते हैं प्रकार में साधारण बहुमत, और यहाँ एग्जाम्पल के साथ समझाएंगे, समझ में आ जाएगा। साधारण बहुमत में क्या होता है। साधारण बहुमत में देखो, पहली बात ये है कि साधारण बहुमत में ध्यान रखना जितने उपस्थित हों और क्या मतदान करते हो, और मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत, अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं कि हमने बोला है कि साधारण बहुमत में क्या होता है, उपस्थित हो और मतदान करने वाले हों, उन सदस्यों का बहुमत ही क्या बोला जाता है, साधारण बहुमत होता है। तो अब कैसे देखें, मान लो एग्जाम्पल के रूप में कि लोकसभा ले रहे हैं, और लोकसभा में सीट हम अभी जो चुनाव से होता है भरा जाता है, कितना 545 भरा जाता है। ठीक है, अगर लोकसभा का कोई सत्र बैठ रहा है, उसमें उपस्थित कितने हैं, 200 लोग क्या है, उपस्थित हैं, और उपस्थित में मतदान करने वाले सिर्फ 200 लोग उपस्थित हैं, लेकिन मतदान कितने कर रहे हैं, 180 कर रहे हैं। तो 180 बाई 2 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 90, और 90 प्लस 1 50% से अधिक होना चाहिए। कभी भी कोटा में बहुमत में डिसाइड करना है तो ये ध्यान रखना 50%। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 90 50% हो गया और प्लस 1 हो गया, तो ये साधारण बहुमत हो जाएगा। देखो उपस्थित हुए, उपस्थित में जितने मतदान करने वाले, उपस्थित कितने 200 हुए, और मतदान कितने कर रहे हैं 180, तो उसके 50% प्लस 1 जोड़ देंगे तो वो कोटा हो जाएगा साधारण बहुमत से। अर्थात 91 लोग अगर वोट दे देंगे, कोई साधारण विधेयक से पास होने वाला है और उसमें 180 लोग मतदान कर रहे हैं, तो 91 लोग उस विषय वस्तु में जो साधारण बहुमत से लाया जा रहा है, वो 91 लोग क्या कर दें, वोट कर देंगे, मतदान कर देंगे, तो वो पास हो जाएगा। ये रहा साहब साधारण बहुमत। ठीक, हमारे ख्याल से साधारण बहुमत समझ में आया। अब दूसरा आते हैं हम लोग प्रभावी बहुमत। प्रभावी बहुमत का क्या होता है, प्रभावी बहुमत में, अब देखो प्रभावी बहुमत में ये इसमें होता है प्रभावी संख्या, क्या, प्रभावी संख्या जोड़ लेना, प्रभावी संख्या। तो प्रभावी संख्या का बहुमत, प्रभावी संख्या का बहुमत क्या होता है, प्रभावी बहुमत होता है। तो प्रभावी संख्या का मतलब क्या, कि कुल जो संख्या है, किसी भी सदन की बात करें तो कुल संख्या माइनस जितनी रिक्तियां हो, क्या, रिक्तियां, जितनी रिक्तियां हो वो प्रभावी बोलेंगे। रिक्तियां में क्या हो सकता है कि चुनाव लड़के आया और उसकी मृत्यु हो गई होगी तो वो रिक्त स्थान हो जाएगा। हो सकता है कि चुनाव लड़के आया उसके बाद त्याग पत्र दे दिया तो वो हो सकता है। हो सकता है कि वो निर्वाचन, जो निर्वाचित सदस्य है उस सदस्य का निर्वाचन क्या हो गया हो, रद्द हो गया हो, तो ये सारे जोड़े जाएंगे। ठीक है ना, मृत्यु, त्याग पत्र और निर्वाचन रद्द हो गया, वो रिक्तियां में जोड़ लेंगे और कुल संख्या से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल में देखो समझो कि 545 क्या है, लोकसभा का कुल संख्या है। ठीक है, कुल संख्या कितना है, 545। अब इसमें से मान लो कि रिक्तियां हम 7 मान ले रहे हैं,
सात मतलब क्या कि हो सकता है कि मृत्यु हो गया हो, त्याग पत्र हो गया, निर्वाचन, इन तीनों में कुल संख्या कितनी है? 7 है इनकी। तो 7 हम माइनस कर दिए तो कितना बचा? बचा है अगर देखें तो बचा हमारा 538। और 538 है, इसको डिवाइड कर देंगे 2 से, डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा? 269 आएगा। और 269 ये 50% कोटा हुआ, और 50% से एक अधिक होना चाहिए, तो एक जोड़ देंगे तो हमारे ख्याल से 270 अगर इसमें वोट दे देते हैं तो वो क्या हो जाएगा? प्रभावी बहुमत हो जाएगा। तो प्रभावी बहुमत समझ में आया कि 50% प्लस 1 होगा, लेकिन ध्यान रखना कुल संख्या का होता है, कुल संख्या में से रिक्तियां घटा देंगे और उसके बाद डिवाइड करेंगे, और उसके बाद 50% जो आ जाएगा उसमें 1 जोड़ देंगे। अच्छा, ये ध्यान रखना, अगर मान लो कि जैसे हम लोग अंक गणित में पढ़ते हैं कि डिवाइड करने के बाद 0 1 आ जाए, या 0 2 आ जाए, या 0 3 आ जाए अंक, कुछ अंक के बाद, ठीक है, और या 0 4 आ जाए, तो हम क्या मांगेंगे? अगर मान लो ये आता 269 प्लस 2 आता, तो इसको हम 269 ही मानते हैं। लेकिन अगर ये 0.5 से लेके 0.9 तक आए तो हम एक जोड़ देंगे, मतलब कि अगर 269 अगर डिवाइड किए और 269.6 आ गया तो हम मान लेंगे 270। तो कभी भी डिवीजन में अंक गणित वाला फॉर्मूला लगाएंगे और वैसे निकाल लेंगे, अगर पूछ लिया तो। देख एग्जांपल, हो सकता है कभी भी पूछा जा सकता है। तो प्रभावी बहुमत समझ में आया, ठीक है। प्रभावी बहुमत में कुल संख्या लेना, उसमें से रिक्तियां जो घटा दिए हैं, और रिक्तियां मन क्या आ सकता है? मृत्यु आ सकता है, त्याग पत्र आ सकता है, निर्वाचन रद्द होने आ सकता है, और उसको डिवाइड कर देंगे 2 से, 50% होगा, उसमें एक जोड़ देंगे, वो प्रभावी बहुमत होगा। अब एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। अब देखो, हमने कहा अब ये साधारण बहुमत बताया, साधारण बहुमत तो कुछ नहीं, साधारण बहुमत का एग्जाम्पल कौन कौन से हैं वो देख लो। साधारण बहुमत में आर्टिकल 3 है, जिसमें देश का राज्य का निर्माण है, नए राज्य का निर्माण, ठीक है, सीमा में चेंज हो, क्षेत्र में चेंज हो, तो वो आर्टिकल 3 के तहत आता है। एक एग्जाम्पल बताया। दूसरा एग्जाम्पल आप चाहें तो ले सकते हैं, क्या आप ले सकते हैं? मनी बिल को, ठीक है। ये साधारण बहुमत, तो साधारण बहुमत बहुत कम है, इसको ध्यान रखना है, हमने लेक्चर में सब कुछ बता रखा है, बस यहाँ कनेक्ट करने के लिए डिटेल में बता रहे हैं, ठीक है। दूसरा है एग्जाम्पल प्रभावी बहुमत का। प्रभावी बहुमत का एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, और यही सब लोग धोखा खा जाएंगे। तो प्रभावी बहुमत देखो, एग्जाम्पल क्या है कि आंख बंद करके यही सोचना कि जो संसद के क्या हो? अध्यक्ष हो, अध्यक्ष हो और उपाध्यक्ष हो, उप अध्यक्ष हो, ये इनके लिए इनका जो निर्वाचन होता है वो प्रभावी बहुमत से होता है। प्रभावी बहुमत का मतलब कि स्पीकर को अगर चुनाव करना है तो संसद, लोकसभा में स्पीकर कहाँ होता है? लोकसभा में। तो लोकसभा में स्पीकर का चुनाव कैसे होगा? इसी प्रभावी बहुमत से होगा। डिप्टी स्पीकर का चुनाव इसी तरह होगा। संसद में दोनों आते हैं, तो ध्यान रखना, संसद में लोकसभा और राज्यसभा दोनों आते हैं। तो राज्यसभा के सभापति का चुनाव और उपसभापति का चुनाव इसी विशेष प्रभावी बहुमत से होता है, ठीक है। और विधानसभा के जो अध्यक्ष होते हैं, स्पीकर होते हैं, और जो डिप्टी स्पीकर होते हैं, उनका चुनाव किससे होता है? इसी से होता है, ठीक है। प्रभावी बहुमत, तो प्रभावी बहुमत ध्यान रखना कि जहां भी बात होगी तो जो सदन है बैठ रहा है, चाहे विधानसभा का सदन बैठ रहा है, चाहे लोकसभा या राज्यसभा का, उसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष में ही केवल लगाया जाता है इसका प्रभावी बहुमत। तो प्रभावी बहुमत का हमें मालूम हो गया कि इसके इतर सोचना नहीं है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट में हमारा है विशेष बहुमत, और यहां पे ध्यान ज्यादा देना है। विशेष बहुमत, विशेष बहुमत भी 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। विशेष बहुमत का मतलब कि 2/3 से बहुमत हो, बस इतना जानो। तो ये कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। तो पहले प्रकार का विशेष बहुमत में क्या होता है? पहला जो प्रकार है विशेष बहुमत, उसमें क्या होता है कि जो उपस्थित हो और प्लस जो मतदान करने वाले हों उनका विशेष बहुमत। जैसे हमने बताया कि मान लो कि
एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि लोकसभा में 200 लोग क्या हैं, उपस्थित हैं, और मतदान कितने कर रहे हैं, 180 लोग। तो 180 का हम क्या करेंगे, विशेष बहुमत निकालेंगे, मतलब 2/3 निकालेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, देखो ये 120 आएगा, और 120 में लोग क्या कर दें, इसके समक्ष वोटिंग कर दें, तो हमारा क्या होगा, विशेष बहुमत से पारित हो जाएगा। अर्थात उपस्थित और मतदान करने वाले का 2/3 देखते हैं विशेष बहुमत के पहले प्रकार में, यहाँ कोई डाउट नहीं है। तो देखो उपस्थित 200 थे, मतदान किए 180, और इसका 2/3 निकाल दिए, मतलब 120। हम संख्या पे, टोटल संख्या पे नहीं देखेंगे, ठीक है। इसके कौन कौन से एग्जाम्पल हैं वो हम बताएंगे, बड़ा इजी वे में याद रखना। अब देखो दूसरा विशेष बहुमत का क्या प्रकार होगा। दूसरा क्या होगा कि जो उपस्थित हो और प्लस मतदान करने वाले हों, उनका तो 2/3 हो, लेकिन कुल संख्या जो हो, वो कुल संख्या का कितना हो, कम से कम हाफ हो, कुल का कितना हो, हाफ से अधिक हो। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे कि मान लो कि उपस्थित थे 310 लोग और मतदान किए कितने, 300 लोग, ठीक है, लोकसभा की बात हो रही है। तो अगर हम देखें तो मतदान किए 300 लोग, तो इसका 2/3 निकालेंगे, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 200, ठीक है। अब 200 हुआ, लेकिन यहाँ पे एक शर्त लगा दिया कि कुल संख्या का हाफ होना चाहिए। तो 545 का हाफ करोगे तो कितना आएगा, 273 आएगा, ठीक है। और 273 से क्या ये अधिक है, 200 नहीं है, इसका मतलब ये विशेष बहुमत नहीं होगा, इसको फॉलो नहीं कर रहा है। फिर से समझो, उपस्थित और मतदान का 2/3 हो और कुल संख्या का कम से कम हाफ हो। तो कुल संख्या का हाफ हमने लोकसभा में निकाल दिया, 273 हो, 273 से अधिक होगा तब भी होगा। तो हमने देखा कि उपस्थित लोग 310 थे और 300 लोग क्या किए, वोटिंग किए, उसका 2/3 निकाला, तो हमारे पास 200 आया, और देखा कि 273 से कम है, तो ये विशेष बहुमत को फॉलो नहीं कर रहा है, अर्थात ये पारित नहीं होगा, ठीक। अब देखो मान लो कि ऐसा हो कि दूसरा कंडीशन जहां पे पारित हो जाए कि 500 लोग उपस्थित हैं और 500 लोग में से कितने, 450 क्या कर दिए, मतदान कर दिए। 500 लोग क्या है, उपस्थित है, और 450 क्या कर दिए, मतदान कर दिए, ठीक है। अब मतदान कर दिए तो 450 का क्या कर दें, 450 का 2/3 निकालें, तो 2/3 कितना हो जाएगा, तो 2/3 अगर निकालेंगे तो देखो 15 × 45, ये 300 हो जाएगा, और 300 मिला तो 273 से अधिक है कि नहीं, अधिक है। इसका मतलब ये स्थिति में जो ये विशेष बहुमत है कि उपस्थित और मतदान का 2/3 और कम से कम कुल संख्या का हाफ है, उसको फॉलो कर रहा है, तो फिर वो पारित हो जाएगा प्रस्ताव। आई थिंक उपस्थित और प्लस मतदान का 2/3 और कुल संख्या का हाफ होना चाहिए, ये समझ में आया। अब आते हैं तीसरा, इसमें तीसरा क्या है, ये बोल रहा है कि कुल सदस्य का, विशेष बहुमत में कुल सदस्य का क्या होना चाहिए, 2/3 होना चाहिए, कुल सदस्य का। अर्थात कि 545 लोकसभा में है और इसका 2/3 निकालेंगे तो हमारा आएगा 363.3, डिवीजन कर लेना, ठीक है। तो 3 आया है, तो यहाँ पे हम मान लेंगे कम से कम 363 होना चाहिए, ठीक है। तो 363 का प्रयोग इतना होगा तो ये बहुमत से पारित होगा, अर्थात कुल सदस्य का था। हमने विशेष बहुमत में पहला बताया कि मतदान और उपस्थित जो है, बल्कि ऐसे उपस्थित और प्लस मतदान के क्या हो जाए, 2/3 हो जाए, एक ये बताया। दूसरा हमने बताया इसमें कि उपस्थित और प्लस मतदान हो, उसका क्या हो, 2/3 हो, ठीक है, और साथ में क्या हो कि कम से कम कुल का क्या हो, हाफ हो, ये दूसरा बताया। तीसरा विशेष बहुमत में बताया कि कुल सदस्य हैं उनका क्या हो, 2/3 हो। अब जरा से देखो यहाँ पे ये तीनों के एग्जाम्पल हमें बताना है, तो तीनों के एग्जाम्पल में ध्यान रखना कि कुल सदस्य में, वेरी इंपॉर्टेंट, कुल सदस्य का 2/3 विशेष बहुमत से कौन सा
ऐसा है जो पारित किया जाता, तो आर्टिकल 61 सुना होगा। आर्टिकल 61 किससे है? तो प्रेसिडेंट पे महाभियोग लाया। सिर्फ और सिर्फ यही एक एग्जाम्पल है, ध्यान रखना। कुल सदस्य का 2/3 ये आर्टिकल 61 अर्थात प्रेसिडेंट पे महाभियोग लाना, केवल यही एक एग्जाम्पल है कुल सदस्य का। तो ये खत्म, एक एग्जाम्पल। ठीक है, एक एग्जाम्पल का ये खत्म हो गया। अब आ जाते हैं कि उपस्थित और मतदान करने का 2/3, इसका एग्जाम्पल कौन है? तो ध्यान रखना कि आर्टिकल हमने 249 का जिक्र किया है जब लेक्चर पढ़ा रहे थे, और 312 ये राज्यसभा का अनन्य अधिकार है, या अनन्य शक्तियां हैं। 249 में क्या है कि अगर राज्यसभा किसी विषय के बारे में पारित कर दे तो संसद क्या 1 साल के लिए कानून बना सकती है। और 312 में है कि राज्यसभा अगर विशेष बहुमत से पारित कर दे तो वो क्या कर सकती है, तो जो अखिल भारतीय सेवा है वो 1 साल के लिए ला सकती है, संसद कानून बना सकती है। तो यहाँ पे विशेष बहुमत है, तो वो विशेष बहुमत उपस्थित प्लस मतदान का 2/3 है, और इसका 2 ही एग्जाम्पल है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो दो खत्म हो गए कि उपस्थित और मतदान का 2/3 किसमें बोलेंगे? 249 और 312 में बोलेंगे। और कुल सदस्य का 2/3 सिर्फ प्रेसिडेंट के महाभियोग में बोलेंगे। ठीक है, तो 2 एग्जाम्पल खत्म हो गया। बाकी जो विशेष बहुमत होगा ये इसी से पारित होगा। विशेष बहुमत से मतलब ये होगा। तो बाकी विशेष बहुमत में जितने हमने एग्जाम्पल बताए थे कि मान लो कि राज्य प्रेसिडेंट की निर्वाचन प्रक्रिया में चेंज करना हो तो विशेष बहुमत, तो कौन सा होगा? यही होगा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट के जज को हटाना है तो यही होगा। बाकी सब विशेष बहुमत इसी में आएंगे, लेकिन ये 2 याद रहेगा तो ये तीसरा होगा। इसके इतर अगर मान लियो आर्टिकल 249 के बोल दिया तो आप ये नहीं मार के आओगे, उपस्थित और मतदान का 2/3 होगा, और कुल सदस्य का 2/3 हमने एक ही एग्जाम्पल बताया, और सिर्फ यही एक होता है प्रेसिडेंट का, तो ये होगा। आई थिंक अब कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए किसको लेके? बहुमत को लेके। तो बहुमत को एक बार हम लोग सम्मिलित कर लें। तो बहुमत हमने बताया, साधारण बहुमत को हमने डिटेल में बताया यहाँ पे, और एग्जाम्पल में हमने कहा कि जहां जहां हमने साधारण बहुमत टॉपिक के साथ बताया है जोड़ लेना, जैसे आर्टिकल 3 है, मनी बिल है, वित्त विधेयक है, फाइनेंस बिल है, वहां पे लाया जाता है। ठीक है, दूसरा हमने बताया प्रभावी में हमने कहा कि जो स्पीकर सदन का कोई भी सदन हो, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, उस सदन का स्पीकर आ जाएगा। ठीक है, और डिप्टी स्पीकर आ जाएगा। इसके अलावा और कोई नहीं सोचना है प्रभावी में। तीसरा हमने बताया विशेष बहुमत में हमने कहा कि विशेष बहुमत में हमने बताया कि एक उपस्थित और प्लस मतदान का क्या हो? 2/3 हो। तो ये एक प्रकार है, और यहाँ पे हमने एग्जाम्पल में सिर्फ और सिर्फ 2 ही एग्जाम्पल बताया, और यही 2 होते हैं और कोई नहीं होता है। तो इसमें होगा 249 आर्टिकल और 312 बताया। दूसरा हमने बताया कि उपस्थित और मतदान का 2/3 हो और प्लस 50%, कुल का कम से कम 50% हो, मतलब हाफ हो। ठीक है, कुल सदस्य का हाफ हो कम से कम, तो ये छोड़ देते हैं। तीसरा हमने बताया कि कुल सदस्य का क्या 2/3 हो, और इसमें हमने एक ही एग्जाम्पल बताया कि आर्टिकल 61 के तहत जो प्रेसिडेंट को हटाया जाता है, महाभियोग लगाया जाता है, ये है। तो बाकी विशेष बहुमत कौन सा होगा? यही होगा। ये 2 याद हैं तो बाकी में कंफ्यूजन ही नहीं होना चाहिए। ये हमने आपको बता दिया। ठीक है, आई थिंक समझ में आया होगा। देखो ऐसा है ना कि हमें रिलेवेंट टॉपिक पढ़ना चाहिए कि जो क्वेश्चन में आ सकता है या कहीं ना कहीं उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इररिलेवेंट टॉपिक बहुत सारे मिलते हैं, आप लगे रहो, पढ़ते रहो, कोई मतलब नहीं है। अगर कहते हैं ना कि सेट द टारगेट, हिट द टारगेट, पहले टारगेट को सेट करो, उसके बाद हिट कर दो। और यही देखते हो ना कि जो पहले अटेम्प्ट में या दूसरे अटेम्प्ट में निकाल लेते हैं, एसडीएम और डीएम बनते हैं, वो वही है। वो अपना दिमाग चलाते हैं, अप्रासंगिक चीजों को नहीं पढ़ते हैं। आप लोग को इस चैनल पे प्रासंगिक चीजें बताई जा रही हैं। आप लोग पीछे का पॉलिटी का जो मेंस से क्वेश्चन बन सकता है और जो
डीप में जाके क्वेश्चन बन सकता है, उसको हमने फ्री किया है और उसको अपलोड भी किया है रिवीजन के फॉर्म में, तो आप उसको देख के लाभ उठा सकते हैं। अब हम आ जाते हैं एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, लोकतंत्र पे। और लोकतंत्र पे जिन लोग को मेंस का क्लास ले रहे हैं उनको हमने बताया था लोकतंत्र के बारे में, लेकिन वहां से कनेक्ट, यहां से जरूर वो कनेक्ट करेंगे। लोकतंत्र दो तरीके से पाया जाता है, एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र और एक होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में हमने दो लोकतंत्र की बात की थी और हमने नोट्स में भी दिया है, संसदीय लोकतंत्र और एक अध्याक्षात्मक लोकतंत्र की बात की थी। संसदीय में ब्रिटेन और इंडिया आते हैं और इसमें यूएस आता है, और उसमें कंपैरिजन हमने नोट्स में बहुत डिटेल से बता दिया था अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की, लेकिन हमने प्रत्यक्ष लोकतंत्र की बात नहीं की थी। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र के बारे में आज हम लोग यहाँ पे कनेक्ट करना है आपको। जब भी मान लो हो सकता है कि ऐसे लिखना हो तो आप क्या लिखोगे, अप्रत्यक्ष की तो बात कर दिया, ठीक है, लेकिन प्रत्यक्ष की बात नहीं किया तो अधूरा टॉपिक रहेगा, इसलिए। और बाकी जो ये लोग देख रहे हैं इनको भी सीखने को मिलेगा। तो पहला है प्रत्यक्ष में, प्रत्यक्ष में होता है क्या, परिप्रेक्षा। परिप्रेक्षा को इंग्लिश में बोलते हैं रेफरेंडम। क्या बोलते हैं, रेफरेंडम, ठीक है। परिप्रेक्षा में होता क्या है कि कोई निर्णय हो, चाहे नीति बनाना हो, चाहे कार्यक्रम चलाना हो, कोई तो नीति बनाना हो, तो यहाँ पे प्रत्यक्ष रूप से जो वोट डलवाया जाता है कि कौन इसके सहमत में है, कौन इसके सहमत में नहीं है, अर्थात रेफरेंडम कराया जाता है। किसके से, जनता से। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब है कि सीधे जनता क्या हो, भागीदार हो। अप्रत्यक्ष में क्या हो, जनता अपना प्रतिनिधि चुन के भेजती है अप्रत्यक्ष में, लेकिन प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता सीधे होता है। तो परिप्रेक्षा कराया जाए, रेफरेंडम कराया जाए, तो किसी नीति और योजना या किसी के बारे में कि चलाना चाहिए कि नहीं चलाना चाहिए, तो जितने, अगर मान लो कि वोट दे रहे हैं और ये आ रहा है कि बहुत ज्यादा लोग वोट दे दिए, तो वो चलाया जाएगा और सरकार ही जारी करती है, रेफरेंडम करवाती है। अच्छा, प्रत्यक्ष कहाँ पे हो सकता है, ये साधारण लोकतंत्र की बात है जहां पे जनसंख्या क्या हो, कम हो। अब भारत जैसे जनसंख्या में पूछा जाए कि अप्रत्यक्ष क्यों रखा गया लोकतंत्र, प्रत्यक्ष क्यों नहीं रखा, क्वेश्चन मीन्स में बन सकता है। तो जनसंख्या में देखो, भारत जैसे जटिल जनसंख्या, बहुत विशाल जनसंख्या में वहां पे रेफरेंडम कराना बड़ा, एक तो खर्चीला हो जाएगा और संभव भी नहीं है। तो ये जहां पे छोटे छोटे जनसंख्या है वहां पे कराया जाता है, जैसे स्विट्जरलैंड है, यूरोप का छोटा सा देश है, उसमें बहुत छोटा जनसंख्या है, यहाँ पे कराया जा सकता है। तो रेफरेंडम हो गया पहला। दूसरा क्या हमने बताया, पहल। दूसरा होता है पहल, या इसी को बोलते हैं इनिशिएटिव। इनिशिएटिव या पहल में होता क्या है कि कुछ लोग निर्धारित होते हैं पहले से, वो उन लोग का साइन होना चाहिए। जैसे कुछ लोग पहले से क्या होंगे, वो निर्धारित होंगे, रजिस्टर्ड होंगे, निर्धारित होंगे, और वो जब साइन कर देंगे तब वो प्रस्ताव लाया जाएगा। अर्थात वो प्रतिनिधित्व तो नहीं करेंगे, लेकिन कुछ लोगों का साइन जरूरी है, तो पहल किया जाएगा, फिर वो प्रस्ताव लाया जाएगा और पास किया जाएगा। तो इनिशिएटिव में है कि साइन करना जरूरी है, साइन करके देंगे तो वो प्रस्ताव के बारे में विचार किया जाएगा, पहल किया जाएगा, और जो रजिस्टर्ड वोटर होंगे उन्हीं की साइन चाहिए। ये पहल होता है। तो हमने पहले बताया रेफरेंडम, दूसरा बताया पहल। अब तीसरा आते हैं रिकॉल, या वापस बुलाना। रिकॉल हमने रेफरेंडम में बताया कि रेफरेंडम में क्या होता है कि सभी वोटर उसके पक्ष या विपक्ष में वोट देते हैं। तो नीति हो या किसी को बनाना हो, नेता बनाना हो, तो वो इस रेफरेंडम में लग जाता है, मतलब रेफरेंडम के द्वारा होता है। लेकिन रिकॉल में क्या होगा कि मान लो कि कोई नेता हमने चुन के भेज दिया जनता ने, और नेता क्या कर रहा है, उन जनहित में काम नहीं कर रहा है, तो फिर उसके लिए रिकॉल किया जाता है, कि वापस बुलाया जाता है कि भाई तुम जो हमारा हित था उसको अच्छे से नहीं रख पा रहे हो। तो जनता क्या कर रहे हैं, जनता के पास शक्ति है कि वो वापस बुला ले। तो रिकॉल एकदम रेफरेंडम जैसा ही होगा, वो वोटिंग होगा। अगर वोटिंग में ये पास हो जाता है, बहुत ज्यादा वोट आ जाता है रिकॉल के प्रति रेफरेंडम के थ्रू, तो वो उसको वापस बुला लिया जाता है, नेता को। ये है रिकॉल। चौथा क्या है, जनमत संग्रह। जनमत संग्रह, अब ये है जनमत संग्रह, या फ्लेबाइट्स बोलते हैं, फ्लेबेसाइट्स।
क्या बोलते हैं, प्लेबेसाइट्स। ये जनमत संग्रह है। अब जरा सा रेफरेंडम और जनमत संग्रह की बात करना। देखो, रेफरेंडम में होता है कि कोई भी बात हो, चाहे नीति हो, नेता को चुनाव करना हो, वो चीजों पे होता है। लेकिन जनमत संग्रह एकदम रेफरेंडम की तरह होता है, लेकिन महत्वपूर्ण विषय होता है, महत्वपूर्ण विषय होता है। महत्वपूर्ण विषय के बारे में लाया जाता है, जनमत संग्रह किया जाता है। यहाँ पे ध्यान रखना, महत्वपूर्ण विषय होता है, सामान्य विषय नहीं होता है कि नेता का चुनाव करना है, ये नीति लागू करना है, नहीं, कोई महत्वपूर्ण है। जैसे अभी यूरोप में सुना होगा कि आयरलैंड ने एक जनमत संग्रह किया। जनमत संग्रह ये किया कि सभी लोगों को महत्वपूर्ण था, सभी लोगों को क्या दिया जाए, मिनिमम बेसिक क्या दिया जाए, सपोर्ट दिया जाए, मतलब पैसे के फॉर्म में कराया। और आयरलैंड की अच्छी बात है, आयरलैंड की जनता ने उसे अस्वीकार कर दिया, मतलब वोट जनमत संग्रह कराया, उसमें कहा कि नहीं, जरूरत नहीं है। तो महत्वपूर्ण विषय पे यहाँ पे क्या कराया जाता है, जनमत संग्रह कराया। हो सकता है कि नीति बनाने की सोच रहे हैं, कोई भी महत्वपूर्ण विषय हो तो वो जनमत संग्रह कराया जाता है। तो आई थिंक चारों समझ में आया होगा। तो लोकतंत्र को कनेक्ट कर लेना यहाँ पे। तो हमने लोकतंत्र को बताया क्या, कि लोकतंत्र दो तरीके के हो सकता है। एक हो सकता है प्रत्यक्ष, और प्रत्यक्ष में हमने चार बताया। एक बताया रेफरेंडम, और दूसरा बताया इनिशिएटिव, मतलब पहल। तीसरा बताया हमने क्या, रिकॉल या वापस बुलाना। और चौथा हमने बताया क्या, प्लेबेसाइट, या इसको जनमत संग्रह बोलते हैं, रेफरेंडम को नहीं बोलते हैं, रेफरेंडम को परिप्रेक्षा बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, इसके आधार पे प्रत्यक्ष की बात कर लिया हम लोग और समझ भी गए। और अप्रत्यक्ष की बात लोकतंत्र की हमने बहुत अच्छे से डिटेल में बताया है, किसको, संसदीय लोकतंत्र और अध्यक्षात्मक लोकतंत्र, इन दोनों में बताया है और दोनों में तुलना भी किया है। ठीक है, वहां पे, क्योंकि यही इंडिया के पर्सपेक्टिव में इंपॉर्टेंट है। प्रत्यक्ष पूछा नहीं जाता है क्योंकि ये हमारे इंडिया का विशेषता नहीं है, लेकिन ये जानना जरूरी है। जब भी आप ऐसे लिखो तो वहां पे यूज करो इस चीज को, कि प्रत्यक्ष को डिटेल में बताओ, अप्रत्यक्ष को डिटेल में बताओ। लोकतंत्र के ऊपर एक एडवांस लेक्चर अभी आज या कल में लूंगा, एडवांस लेक्चर लूंगा कि लोकतंत्र का हम कहाँ पे प्रयोग कर सकते हैं, जो दिमाग खोलने की बात होगी। तो आज हम यहीं पे बैंड अप करते हैं। आप लोगों को पसंद आया तो जरूर लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करिएगा। चलिए, थैंक यू सो मच।